देखिए जी, सबसे पहले एग्रीकल्चर का सिंपल सा मतलब क्या है, एक ऐसी प्रैक्टिस जिसमें हम सॉइल को कल्टीवेट करने का काम करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करने का काम करते हैं या फिर एनिमल्स को पालने का काम करते हैं ताकि हमें उनसे कोई फूड या फाइबर या अदर प्रोडक्ट जैसी और भी चीज़ें मिल सके। अब सवाल ये आता है कि एग्रीकल्चर का जो कंसेप्ट है वो हमें इसलिए ज़्यादा पढ़ाया जाता है क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर को बैकवर्ड एरिया बोला जाता है। अब ऐसा क्या कारण है, तो आपने वर्ड याद रखना है एग्रीकल्चर। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर नाम में ही इसकी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जैसे कि सबसे पहले है असेस टू दी, एग्रीकल्चर में ए का मतलब क्या है, असेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी। क्योंकि हम एग्रीकल्चर में मॉडर्न टेक्नोलॉजी इतने हद तक नहीं लेकर आ पाए हैं अभी तक जिससे हमारी एग्रीकल्चर का काम आसान हो सके। मींस अभी भी बहुत सारे हाथ मैनुअल वर्क्स हैं जिसमें बहुत सारा टाइम लगता है और वो चीज़ें करने में काफ़ी तरह की एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। दूसरे नंबर पे ए जी, जी मतलब क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज आर ऑफन इनएडिक्वेट एंड पुअर इम्प्लीमेंटेड। बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं जो बहुत सारे पर्पज़ के लिए एग्रीकल्चर के लिए लेकर आई तो गई हैं, लेकिन उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन करते समय हमें काफ़ी दिक्कत फेस करनी पड़ी है या फिर उनको पुअरली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है जिसकी वजह से लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि उस पॉलिसी का फ़ायदा क्या है। ए जी आर, आर का मतलब क्या है, यानी अगली प्रॉब्लम या अगला रीजन क्या है बैकवर्डनेस का, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट नीड इन द एग्रीकल्चर आर अंडर फंडेड। अभी तक भी हम ये नहीं मतलब ये नहीं ध्यान दे पाए कि एग्रीकल्चर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर होना बहुत ज़रूरी है। मीन्स टू से रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है हर एक एरिया के अंदर। बट एग्रीकल्चर में भी इसको लेकर तो आने की कोशिश तो की गई है लेकिन अंडर फंडेड है। मीन्स टू से इसके ऊपर ना ज़्यादा ध्यान देने की बजाय इसमें फ़ंड लगाए नहीं जाते या इसके लिए बजट रखा नहीं जाता। मीन्स एग्रीकल्चर जैसे ही चल रही है वो हमें भोजन दे पा रही है, हमें फाइबर दे पा रही है या अदर प्रोडक्ट्स हमें उनसे मिल जाते हैं, दैट्स ऑल ओके। हम उस चीज़ से ओके हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमें उनकी और रिसर्च करनी चाहिए, बल्कि इसकी और डेवलपमेंट के ऊपर पैसा लगाना चाहिए जो कि हम नहीं लगाते। ए जी आर आई, आई का मतलब, अब आई मीन्स टू से इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन इज लैकिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर पॉसिबिलिटी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो चाहिए होता है ना एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, वो भी लैक कर रहा है आज के समय में। और सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्टेशन की कमी भी है आज के समय में। मानो या ना मानो, बहुत सारे एग्रीकल्चर के ट्रांसपोर्टेशंस हैं तो हैं हमारे पास, लेकिन हर एक एरिया में उसकी विजिबिलिटी नहीं है। मीन्स हर एक एरिया में उसकी इतनी, मतलब कह लो, अवेलेबिलिटी नहीं है जिसकी वजह से वहाँ के लोग अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। उसके बाद है क्रेडिट अवेलेबिलिटी फॉर दी फार्मर इज इनसफिशिएंट। माना कि हमने बहुत सारे आगे एग्रीकल्चर सोर्स ऑफ फाइनेंस पढ़ने हैं, इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल, बट फिर भी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है कि क्रेडिट फिर भी उतने लेवल पे, देखो क्रेडिट के पीछे कहीं ना कहीं तो फिर सिक्योरिटी या कुछ ना कुछ तो वो मांगते ही हैं, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं अनअवेलेबल है फार्मर के लिए या वो नहीं इस चीज़ को पूरा कर पाते, तो ये भी एक दिक्कत है। उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज इज इनसफिशिएंट। वाटर रिसोर्सेज जो हमारे पास है उसको यूटिलाइज प्रॉपरली नहीं किया जाता बल्कि वेस्ट कर दिया जाता है, जिसका एक मेजर रीजन एग्रीकल्चर पे अफेक्ट पड़ता है, बैड बैड इफेक्ट पड़ता है। लैंड फ्रेगमेंटेशंस लीड टू अनप्रोडक्टिव स्मॉल होल्डिंग। लैंड की फ्रेगमेंटेशन मतलब लैंड का ओवर यूज़ हो जाना या फिर लैंड का अंडर यूज़ रह जाना भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को कारण बन जाता है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर बैकवर्ड एरिया में चली जाती है। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ द फार्मर इज इनएडिक्वेट। फार्मर जिस तरीके से अपना काम कर रहे हैं वो दूसरों से सीख कर रहे हैं या फिर उनको क्या करना है वो बस देखकर या समझकर खुद अपने लेवल पे कर रहे हैं, बल्कि उनकी ट्रेनिंग और उनकी एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से हम एग्रीकल्चर को आगे लेके जा ही नहीं पा रहे हैं या फिर टेक्नोलॉजी एरिया में बढ़ा ही नहीं पा रहे हैं। अदरवाइज अनरिलायबल मार्केट असेस है। मार्केट असेस भी प्रॉपर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि प्राइस वॉलेटिलिटी बहुत है मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को वो मतलब वो एक असेस नहीं मिल पाता प्रॉपर मार्केट में जो उनको चाहिए। इसके अलावा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन इज इनकम्प्लीटेड। ज़्यादातर एग्रीकल्चर का सेक्टर रूरल एरिया ही माना जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे मतलब रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन मीन्स इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, या फिर उसको आगे लेके जाना या रूरल एरिया में बहुत सारी सुविधाओं को और प्रोवाइड करना, दैट्स ऑल्सो द रीज़न जो हम नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ की एग्रीकल्चर इतनी ग्रो नहीं कर पा रही है या फिर वहाँ के एग्रीकल्चर से हमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। सो दीज आर सम ऑफ द बैकवर्ड रीजन्स, जिसकी मतलब रीजन्स जिसकी वजह से एग्रीकल्चर एरिया बैकवर्ड है या उसकी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती है। तो एग्रीकल्चर वर्ड से आप इसको लिंक कर सकते हो, आपको सारे पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे।
अब इसके सॉल्यूशंस को अगर आपने देखना है तो सबसे बड़ा रीज़न है आपको टेक्नोलॉजी लेकर आनी है, मीन्स टू से इसके टेक्नोलॉजी वर्ड्स के साथ आपको लिंक किया जा सकता है, जैसे कि टी फॉर टेक्नोलॉजी, टी फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम। सबसे पहले ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अनाउंस करो। ज़रूरी है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फ्री भी ले आओगे तो उससे आपकी कंट्री को ही बेनिफिट होने वाला है, तो इट शुड बी बेस्ट फॉर दी फार्मर्स, ईच एंड एवरी फार्मर टू अटेंड दीज सेशंस। उसके अलावा एनहांसिंग द इरीगेशन सिस्टम फॉर द एफिशिएंट यूज़ ऑफ वाटर। जहाँ पे भी वाटर का मिस यूज़ हो रहा है वहाँ पे इरीगेशन फैसिलिटीज़ प्रॉपर लेकर आओ, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं वाटर का मिस यूज़ नहीं होता। इसके अलावा है क्रेडिट फैसिलिटी एक्सपैंड। कोशिश करो कि जो आजकल कमर्शियल बैंक या फिर छोटे मोटे और भी बैंक्स जो ओपन किए जा रहे हैं वो जितना ज़्यादा असेसिबल बन सकते हैं अपने फार्मर्स के लिए उतना ज़्यादा बने, क्योंकि एक एक छोटी छोटी उम्मीद भी अगर फार्मर को मिलती है तो वो आगे जाकर आपकी कंट्री को बेनिफिट दे सकता है। अब उसके बाद है हाई ईल्ड क्रॉप वैरायटी शुड बी प्रमोटेड। ऑब्वियसली बात है, हाई ईल्ड क्रॉप वैरायटी ज़्यादातर कोशिश करो कि आप उन क्रॉप्स को ग्रो करवाइए जिससे आपको ज़्यादा ईल्ड मिल रही है, ना कि उन क्रॉप्स को जिसको लगाना तो ज़्यादा पड़ रहा है लेकिन उसका आउटपुट उतना नहीं मिल रहा है। तो हाई ईल्ड क्रॉप वैरायटीज शुड बी हेयर, मतलब वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स लेकर आओ ज़्यादातर हाई ईल्ड वाली। उसके अलावा नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द बेटर मार्केट एसेस। कोशिश करो कि इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा करिए इंडिया के अंदर, क्योंकि उसकी मार्केट इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, मतलब अगर उसकी मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो इंडिया के हर एग्रीकल्चरिस्ट को या फिर फार्मर्स को उसका बेनिफिट लेने को मिलेगा, जो कि एक बहुत बढ़िया ऑप्शन मिलने वाला है एक फार्मर्स को। उसके अलावा ऑर्गेनाइजिंग द कॉपरेटिव्स टू रिड्यूस द लैंड फ्रेगमेंटेशन इश्यूज। कोशिश करो कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या कॉपरेटिव सेटअप करो जिससे लैंड की फ्रेगमेंटेशंस का ध्यान रखा जाए, मतलब लैंड को मिस यूज़ होने से बचाया जा सके, राइट, ओवर यूज़ होने से रोका जा सके। इसके अलावा ऑप्टिमाइजिंग द स्टोरेज फैसिलिटी टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। देखो हार्वेस्टिंग का लॉस काफ़ी बार हो चुका है जब टाइम के साथ हार्वेस्टिंग नहीं होती है उसकी वजह से, तो वहाँ पे स्टोरेज इश्यूज होते हैं, क्योंकि स्टोरेज हो तो वो जो चीज़ ख़राब हो रही है गर्मी की वजह से या फिर किसी कोल्ड सीजन की वजह से, वो स्टोरेज के अंदर उसके सेम एनवायरनमेंट के साथ उसको मेंटेन रखा जा सकता है। वही बात है कि स्टोरेज फैसिलिटी भी प्रॉपर नहीं होती कई बार, तो ये कारण बन जाता है। लेकिन अगर आप स्टोरेज फैसिलिटी हर जगह पे अच्छे अच्छे बेस पे और नियर अबाउट द प्लेस उनको प्रोवाइड कर सकते हो तो उससे बहुत सारे हार्वेस्टिंग लॉस का नुकसान बचाया जा सकता है। तो दिस इज ऑल्सो द सोल्यूशन फॉर द एग्रीकल्चर। अब ये सारी चीज़ें पढ़ ली। अब अगला है व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं, या फिर कैसे आप एक एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को मेजर कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या क्या देखना है, सबसे पहले इनपुट क्वालिटी देखनी है, जैसे कि आप एग्रीकल्चर में जो सीड्स लगा रहे हो या जो फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल कर रहे हो वो भी बहुत मैटर करते हैं कि उससे एग्रीकल्चर कितनी इफेक्ट हो रही है। नंबर 2 रिसोर्स अवेलेबिलिटी। आपको ये देखना है कि एग्रीकल्चर के लिए वाटर और लैंड दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, तो अगर आपके पास वो बहुत बढ़िया और अच्छे लेवल पे हैं तो ही एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी बढ़िया बनेगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑफकोर्स जितना ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करोगे एग्रीकल्चर के एरिया में उतना ही आप टेक्नोलॉजी और आने वाले समय के साथ चल सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दी ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। अब एग्रीकल्चर आपने कर ली, मतलब क्रॉप हार्वेस्ट हो गई, मीन्स क्रॉप को मतलब क्रॉप बन चुकी है, अब उसको मार्केट तक लेके जाना है तो कहीं ना कहीं आपको स्टोरेज प्लस ट्रांसपोर्टेशन दोनों चाहिए। अगर वो प्रॉपर नहीं मिलेगा तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली वहाँ पे ख़राब हो जाएगी, मतलब प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली लूज हो जाएगी। इसके अलावा गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट भी जब तक एग्रीकल्चर एरिया में अपना 100% नहीं देगी तब तक एग्रीकल्चर एरिया ग्रो नहीं हो सकता, इसलिए आज तक इसको बैकवर्ड बोला जाता है। इसके अलावा अडॉप्शन ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कोशिश कीजिए कि जितना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ बढ़कर आगे चलोगे उतना ही काम फास्ट एंड फ्यूरियस हो जाएगा और मैनुअली कई कामों में आपको जल्दी हो जाएगी, जो कि बहुत आजकल देरी बन रही है। इसके अलावा ट्रेनिंग एंड एजुकेशन फॉर द फार्मर्स, अनदर थिंग इज़ कि अगर आप उनको ट्रेनिंग देकर काम करवाओगे तो कहीं ना कहीं वो उस हिसाब से काम करेंगे जिस हिसाब से एग्रीकल्चर का जो लॉस हो रहा है वो उतना ही कम हो जाएगा, क्योंकि कई चीज़ों की नेग्लिजेंस की होने की वजह से कुछ एग्रीकल्चर्स ट्राई करते रहते हैं लेकिन वहीं पे वो उनका लॉस भी हो, वही ना कहीं उसका मिसयूज़ भी हो रहा है बहुत सारे रिसोर्सेज का, जो कि होना बंद हो जाएगा अगर हम उनको प्रॉपर ट्रेन और एजुकेट कर रहे हैं तो, राइट। सो दीज आर सम फैक्टर्स जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट हो रहा है। अब इन सब चीज़ों को पढ़कर आपको क्या माइंड में आया कि एग्रीकल्चर क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारा लिवलीहुड सस्टेन रहता है, मतलब बहुत सारी पॉपुलेशन को खाना मिलता है, भोजन मिलता है, राइट। इसके अलावा कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट टू दी सस्टेनेबिलिटी ऑफ द कंट्री जीडीपी, इसमें कंट्री जीडीपी जो है हमारी कंट्री का जीडीपी ज़्यादातर एग्रीकल्चर से ही कवर किया जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा
एक्सपोर्ट रेवेन्यू जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का वो भी हमारी कंट्री को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ज़रिए ही मिल रहा है। इसके अलावा रूरल एरिया की डेवलपमेंट का सबसे बड़ा कारण भी एग्रीकल्चर ही बन रहा है। इसके अलावा कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में भी एग्रीकल्चर ने बहुत रोल प्ले किया है, जैसे कि सस्टेनेबल फार्मिंग प्रोवाइड करके। अदरवाइज बहुत सारी ऐसे सोशल और कम्युनिटी बॉन्ड्स हैं जो रूरल एरिया से कनेक्टेड हैं, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर को काफ़ी विकास मिलने में एग्रीकल्चर की वजह से काफ़ी विकास मिल रहा है हमारी कंट्री को। अब इसके बाद एग्रीकल्चर फाइनेंस पे टॉपिक पे आते हैं कि एग्रीकल्चर फाइनेंस जो है वो क्या क्या है। तो फाइनेंस का मतलब आप कहाँ कहाँ से एग्रीकल्चर के लिए पैसा उठा सकते हो एज अ फार्मर। तो हमारे लिए दो तरह के सोर्सेज रखे गए हैं, वन इज इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज एंड अदर वन इज नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का मतलब है जैसे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गए, मतलब मेन जो मेन एजुकेशन जो सेंटर्स बने हुए हैं, जैसे कि जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज है वो तीन तरह काम करती हैं। वो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के बेस पे काम करती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती हैं सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को ओपन करके, और एक स्मॉल सेक्टर एरिया में काम करते हैं अपने कोऑपरेटिव स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को ओपन करके। तो तीन तरह से इनकी ब्रांचेस बनी हुई हैं कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ की, जो हर लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इवन प्राइमरी लेवल पे, एट अ सेंट्रल लेवल पे वो अपने सारे योगदान को प्रोवाइड कर रहे हैं और लो इंटरेस्ट क्रॉप लोन और टर्म लोन अपने फार्मर्स को देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा रीजनल रूरल बैंक्स तो बने ही इस पर्पस के लिए हैं कि रूरल एरिया में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादातर यानी एग्रीकल्चर एक्टिविटी की हर तरह की एक्टिविटी को करने के लिए आपको लोन ये बैंक्स देते हैं। इसके अलावा कमर्शियल बैंक तो आपको पता ही है कि कमर्शियल बैंक भी आजकल एक शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन आपको देने की कोशिश मतलब प्रोवाइड करते हैं। शॉर्ट टर्म पर्पस की बात करूं तो क्रॉप सीजन्स के लिए आपको कोई लोन चाहिए, मीडियम टर्म की बात करूं या लॉन्ग टर्म की बात करूं मींस आपको मशीनरी या डेवलपमेंट पर्पस के लिए कोई लोन चाहिए तो ये कमर्शियल बैंक से आपको मिल जाएगा बड़े आराम से। और इसी तरीके से कमर्शियल बैंक ने आजकल आपको किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम भी प्रोवाइड करने की कोशिश की है, जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है और फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लैंड डेवलपमेंट बॉन्ड्स, इसके अलावा कुछ लैंड डेवलपमेंट बॉन्ड्स भी हैं, यानी एक तरह से लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करना अपने फार्मर्स को 15 से 20 सालों के लिए, कि अगर वो कोई एसेट जैसे कि ट्रैक्टर या फिर ट्यूबवेल इक्विपमेंट्स वगैरह खरीदना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उनको ये इसलिए क्रेडिट दिया जाता है ताकि वो अपनी लैंड को सुधार सके और उसमें होने वाले सारे इक्विपमेंट्स को खरीद सके। नाबार्ड, NABAD, ठीक है जी, ये भी एक तरह का कह लो कि मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मतलब एक स्कीम कह सकते हो जिसको गवर्नमेंट ने ओपन किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि ये फार्मर्स के लिए डायरेक्टली इनको पैसा नहीं देती, बट इंस्टेड इट इज़ रीफाइनेंसेस, ये रीफाइनेंस करती है और सपोर्ट करती है बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस को ताकि वो उन अपने फार्मर्स की मदद कर सकें, जैसे कि रीजनल रूरल बैंक हो गया या कोऑपरेटिव बैंक हो गया, ये उनकी मदद करते हैं। और इसके अलावा ये वाटरशेड डेवलपमेंट या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कैसे करनी है उन चीज़ों में भी उनसे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में भी अपना रोल प्ले करते हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, जैसे इसमें अब क्या क्या आ जाता है, इसमें कहीं ना कहीं मनी लेंडर्स आ जाते हैं, मतलब जो मेन ऑर्गेनाइजेशंस की फॉर्म में नहीं होते। जैसे मनी लेंडर कौन है, प्राइवेट इंडिविजुअल होते हैं जो किसी को उधार देते हैं उसके काम को पूरा करने के लिए, और यहाँ पे वो अपना इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। जनरली वो 10 से लेकर 50 या 60% के बीच में अपना इंटरेस्ट ले लेते हैं बहुत बार। इसके अलावा जो ट्रेडर्स होते हैं जिनको आरती बोला जाता है, वो भी लोन देते हैं क्रॉप्स को सेल करने के लिए, मतलब इन एक्सचेंज फॉर दी सेलिंग क्रॉप्स, मतलब वो क्रॉप्स के सेल के बदले में आपको पैसा देते हैं और उनको क्रॉप्स की सेल में मतलब जो इंटरेस्ट होता है वो क्रॉप की सेल में एडजस्ट करके उनसे खरीद लेते हैं। लैंडलॉर्ड कौन होते हैं, लैंडलॉर्ड होते हैं जो क्रेडिट देते हैं टेनेंट फार्मर्स को या वर्कर्स को, ठीक है जी, रेंटेड फार्मर्स या वर्कर्स को इन द फॉर्म ऑफ लेबर और प्रोड्यूस, मतलब ज़्यादातर लेबर की फॉर्म में ही, मतलब ये आपसे इंटरेस्ट वगैरह चार्ज कर लेते हैं, ये आपसे एक्स्ट्रा कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। मीन्स टू से ये आपको पैसे दे देते हैं, मतलब ये उन लोगों को ज़्यादा पैसे दे देते हैं जो टेनेंट फार्मर्स होते हैं, और जो इंटरेस्ट लेना होता है वो लेबर की फॉर्म में ले लेते हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि कहीं ना कहीं इसमें फोर्स्ड लेबर लगी होती है जिससे मजबूरन काम करवाया जा रहा होता है, राइट। इसके अलावा फ्रेंड एंड रिलेटिव आपको पैसा देकर आपकी एग्रीकल्चर चलाने में आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्रेंड एंड फैमिली का सवाल है, यहाँ इंटरेस्ट भी नहीं होता। इनपुट सप्लायर, कुछ इनपुट सप्लायर्स होते हैं जो ज़्यादातर सिर्फ आपको क्या देते हैं, क्रेडिट में पैसे नहीं देते बल्कि उसके बदले में आपको
कोई इनपुट ऐसा दे देते हैं जो एग्रीकल्चर में काम आने वाला है, जैसे कि सीड, फर्टिलाइज़र, वो सब चीज़ें क्रेडिट पे दे देते हैं, और जब आप इसका इस्तेमाल कर लेते हो तो आफ्टर हार्वेस्टिंग वो आपसे इन चीज़ों को वापस ले लेते हैं, मीन्स रीपेड कर लेते हैं, राइट। तो ये कुछ आपको मैंने बताए हैं क्या, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में काम आते हैं, एग्रीकल्चर फाइनेंस करने में हमारी मदद करते हैं। नेक्स्ट आता है रूरल इंडेप्टेडनेस। ये क्या होता है? इट इज़ रेफर टू द कंडीशन वेयर रूरल हाउस होल्ड और कम्युनिटी एक्यूमुलेट द डेट बियॉन्ड देयर कैपेसिटी टू रीपे, ऑफन लीडिंग टू फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे रूरल हाउस होल्ड जो होते हैं या कम्युनिटीज़ होती हैं, उनके पास इतना ज़्यादा उधार आ जाता है, मीन्स डेट बढ़ जाता है, जो उनकी कैपेसिटी से भी बाहर चला जाता है, मीन्स उनको रीपे करना मुश्किल हो जाता है। जब आपने इतना ज़्यादा उधार ले लिया है बट आप उसको रीपे नहीं कर पा रहे हो, और वो उधार इतना ज़्यादा जमा हो चुका है कि आपके रीपे करने की कैपेबिलिटी भी ख़त्म हो चुकी है, तो आपके ऊपर जो स्ट्रेस वगैरह बढ़ रहा है, इवन आपके ऊपर पॉवर्टी आ चुकी है, तो दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज कॉल्ड टू बी द रूरल इंडेप्टेडनेस। अब इसका होने का कारण क्या है? अरे भाई आपको याद रखना है, हाय ओए रब्बा जी, एक ही हो गया, मतलब ये क्या हो गया, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको इन्हीं वर्ड्स के साथ इसको लिंक करके चल पड़ना है, तो रीजंस आपको समझ आ जाएंगे हाई हेलो के साथ। हाई हेलो, तो हाई हेलो ने आपको कहा कि देखो जी, हाई इनपुट कॉस्ट सबसे ज़्यादा रीज़न बनता है इस चीज़ का, क्योंकि देखो जब हम क्रेडिट लेकर अपना काम कर भी रहे हैं तो इनपुट कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि उसके ऊपर ही हमारा क्रेडिट खत्म हो जाता है, तो आउटपुट बदले में हमें कुछ मिले ना, तो उधार तो बनेगा हमारे सिर के ऊपर और हम वापस भी नहीं कुछ कर पाएंगे। ठीक है जी। तो हाई हेलो में ए आ जाता है एडवर्स वेदर कंडीशंस के ऊपर। एडवर्स वेदर कंडीशन मतलब कब आपके मतलब से वेदर बने या ना बने आपको नहीं पता, और कब आपकी खेती का नुकसान हो जाए भाई साहब, तभी कहते हैं ना हाय ओए रब्बा जी। अब आगे आते हैं ईल्ड फ्लक्चुएशंस। ईल्ड फ्लक्चुएशंस का मतलब क्या होता है? कभी आपने सोचा था कि यार ये क्रॉप मुझे इतने % का गेन करके दे देगी या इतना % मुनाफा करके दे देगी, बाद में पता चलता है कि उसने कुछ भी नहीं करके दिया। मीन्स टू से कई बार बहुत सारे पेस्टिसाइड्स और डिसीजेस की वजह से या पुअर सॉइल की वजह से जो ईल्ड मुझे, यानी जो रिटर्न मुझे मिलना चाहिए था, वो मुझे नहीं मिलता, तो मेरी जो खेती है वो उतनी नहीं हो पाती जितना मुझे चाहिए, तो कहीं ना कहीं क्रेडिट ज़्यादा हो जाता है, गेन उतना होता नहीं है, तो वहाँ पे सिचुएशन यही बनेगी रूरल इंडेप्टेडनेस की। अब हाई हेलो में ई क्या कहता है? एक्सप्लॉइटिव मनी लैंडर्स। बहुत सारे मनी लैंडर से अगर आप पैसा ले लेते हो ना, तो वो आपको एक्सप्लॉइट कर देते हैं इतना इंटरेस्ट रेट चार्ज करके कि भाई साहब आप कुछ गेन कमा भी लोगे ना, तो भी उनके इंटरेस्ट को पूरा करते करते आपकी ज़िंदगी निकल जाती है, इतनी बुरी हालत हो जाती है कई बार। नेक्स्ट आता है हिंडर ऑफ द इनएडिक्वेट इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। हिंडर मतलब होता है प्रॉब्लम्स ऑफ द इनएडिक्वेट इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन सोर्स तो बने हुए हैं, जैसे कि बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो फार्मर्स को इन्हीं पर्पस के लिए कहा जाता है कि आप सेफ साइड पे जाकर उनसे पैसा ले लो, बट कई बार वो इतना डिले कर देते हैं, कई बार फार्मर इसी वजह से उनके पास नहीं जाता, इंस्टीट्यूशन सोर्सेज के पास नहीं जाता, क्योंकि वो इतना डिले कर देते हैं, इतनी उनकी प्रॉब्लम्स आती हैं कि वो उनको फील कर लेता है कि यार हम नहीं इनसे ले सकते। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से, इनसफिशिएंट क्रेडिट स्कीम्स की वजह से, इनसफिशिएंट अफोर्डेबिलिटी क्रेडिट की वजह से वो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ चले जाते हैं, यानी कहीं और तरीके से पैसा लेने के बारे में सोच लेते हैं, जैसे कि मनी लेंडर से, तो वो नुकसान करता है। और ये एक प्रॉब्लम कहाँ से जनरेट हो रही है कि इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हमारे अच्छे नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी कारण बनता है प्रेशर पड़ने का। इसके अलावा ओवर डिपेंडेंस ऑन दी मोनोकल्चर। देखो जी, हम आजकल भी यही कहते हैं कि सिंगल क्रॉप सिंगल क्रॉप सिंगल क्रॉप। अरे भाई, एक ही क्रॉप पे रिलायंस रखोगे, मीन्स अपनी इंपॉर्टेंस रखोगे, तो फार्मर नहीं सेंड, मतलब यू कैन से इट एक्सपोजेज द फार्मर, ये फार्मर को एक्सपोज कर देगा टू दी मार्केट फ्लक्चुएशन और प्राइस क्रैशेस। कई बार ऐसा कारण हो सकता है उस सिंगल क्रॉप का प्राइस इतना क्रैश कर जाए। मतलब कहते हैं ना, डाइवर्सिफाई करके रखो, बहुत सारी क्रॉप्स के साथ आगे बढ़ो, ताकि अगर एक का नुकसान हो भी रहा है तो दूसरे से उतना मुनाफा मिल जाए कि आप उस सिचुएशन में पड़ो ही ना। लेकिन जब आप एक सिंगल क्रॉप के साथ आगे बढ़ोगे, उसका कुछ भी बना, कोई भी मार्केट फ्लक्चुएशन हो गई, कोई भी प्राइस वॉलेटिलिटी आ गई, तो वहाँ दिक्कत आपके ऊपर ही आनी है और सिचुएशन ऐसी बन जाएगी कि आप अपने उधार को पूरा नहीं कर पाओगे। लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, ये मैं ऊपर कनेक्ट कर चुका हूँ पॉइंट। आई होप आपको ये सारे पॉइंट हाई हेलो से क्लियर हो चुके हैं। अब ओए रब्बा, हाय ओए रब्बा जी ने बोला था ना मैंने, तो ओए रब्बा जी मीन्स रब्बा जी इज ऑल अबाउट गॉड। गॉड के साथ इस पॉइंट्स को कनेक्ट किया गया है। तो आप क्या कहोगे? सबसे पहले आता है ऑर्गेनाइजिंग द फार्मर्स कोऑपरेटिव। ऑर्गेनाइजिंग द फार्मर कोऑपरेटिव का मतलब है
जितना हो सकता है फार्मर्स को कॉपरेट करने के लिए उनके रिलेटेड फार्मर कोऑपरेटिव्स को ओपन कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मतलब वो सिर्फ फार्मर्स के ऊपर ध्यान देंगे, सिर्फ फार्मर्स को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे जो उनको चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनकी डिपेंडेंसी जो मनी लेंडर पे है ना वो कम होती जाएगी। इसके अलावा ईल्ड इंश्योरेंस स्कीम ऐसा भी लेकर आई है, ताकि देखो किसी के हाथ में तो नहीं होता ना कि किसी ईल्ड ने कितना रिटर्न देना है या फिर कब वेदर ख़राब हो जाए, तो ऐसे इंश्योरेंस स्कीम्स बनाई हैं जिससे फार्मर को एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और वो इस सिचुएशन में कभी ना फंसे। इसके अलावा एजुकेशन एंड अवेयरनेस, अब जैसे कि मैंने बोला था कि कहीं ना कहीं कुछ फार्मर्स को पता ही नहीं होता कि कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से वो बड़े सेफ तरीके से पैसा ले सकते हैं या इंश्योरेंस करवा सकते हैं। तो कुछ फार्मर्स की नेग्लिजेंस की वजह से या उनको ना पता होने की वजह से वो उस रास्ते में चले जाते हैं जहाँ पे उनको ये सिचुएशंस फेस करनी पड़ जाती हैं। तो ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है, एजुकेट करना उनको बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट सब्सिडी एंड ग्रांट, तो हो सके तो गवर्नमेंट अपनी सब्सिडीज़ और ग्रांट देकर अपने फार्मर्स की मदद करें। कहीं ना कहीं इनसे फार्मर्स का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और ये सिचुएशन कम से कम होने के चांस रहेंगे। इसके अलावा ओवरड्यू डेट रिलीफ प्रोग्राम, कुछ ऐसे इम्प्लीमेंट करो स्कीम्स को जिसमें उनको ओवरड्यू डेट से रिलीफ दिया जा सके। जैसे कि कुछ ऐसी स्कीम्स लेकर आओ, जैसे डेट रीस्ट्रक्चरिंग हो गया, कि उनके डेट को रीस्ट्रक्चर करके उनकी मदद करने के लिए उसकी वैल्यू को कम कर दिया जाए, या फिर लोन को ख़त्म, लोन वीवर, कभी कभार लोन कम है तो लोन को ख़त्म करके उसका बर्डन कम कर दिया जाए, या डेट फॉरगिवनेस प्रोग्राम। ऐसे कुछ प्रोग्राम अगर आप लेकर आते हो तो कहीं ना कहीं बहुत सारे फार्मर्स अपने कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं और एग्रीकल्चर एरिया को आगे लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द लिवलीहुड, कोशिश कीजिएगा कि जितनी ज़्यादा एक्टिविटी जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री या हॉर्टिकल्चर या फिर एग्रो प्रोसेसिंग का काम है, जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा इनकम की स्टेबिलिटी आएगी उनके अंदर। तो इतने काम्स को लेकर आइए ताकि फार्मर्स एक ही चीज़ पर डिपेंडेंट ना होकर बहुत सारी इनकम सोर्सेज को लेकर आएँ, और जिससे उनका ये जो बर्डन है ये उतना ही कम हो जाए। और जॉब क्रिएशन प्रोग्राम भी एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए ये काम आराम से किया जा सकता है। आई होप ये सब चीज़ें क्लियर है, राइट। इसके अलावा आते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग भी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स को फार्मर से लेकर कंज्यूमर तक या इंटरमीडिएरीज तक बेचने का काम करते हैं, ठीक है जी। लेकिन इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द डिफेक्ट्स इन द एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो सबसे पहले आता है मिडल मैन एक्सप्लॉयटेशन। कहीं ना कहीं मैंने बोला इंटरमीडिएरी आता है बीच में, तो इंटरमीडिएरी क्या करता है, लो प्राइजेस से फार्मर से ले लेता है और आगे जाकर खुद प्रॉफिट मार्जिन से कमा लेता है, और जो फार्मर को मिलने वाला प्रॉफिट होता है वो उतना नहीं मिल पाता। इसका मतलब क्या है कि लैक ऑफ एक्सेस टू द टाइमली एंड एक्यूरेट मार्केट इन्फॉर्मेशन लीड टू द फार्मर मेकिंग अनइन्फॉर्म्ड डिसीजंस। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो फार्मर्स को बहुत देरी से पता चलती हैं, जो मार्केट में जल्दी से नहीं पता चल पाती। तो उसकी वजह से कुछ फार्मर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है और वो अनइन्फॉर्म्ड डिसीजन ले लेते हैं, जिससे बार्गेनिंग पावर्स के भी ऊपर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिशिएंसी, बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि स्टोरेज की फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी। तो मार्केटिंग में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी तो आप मार्केट तक सामान नहीं पहुंचा पाओगे, स्टोरेज नहीं होगा तो आपका प्रोडक्ट जो है वो जल्दी ख़राब हो सकता है। तो ये सब कारण भी कहीं ना कहीं मार्केटिंग में प्रॉब्लम डालते हैं। प्राइस वॉलेटिलिटी, कहीं ना कहीं देखो जी, प्राइस भी जो है उसकी फ्लक्चुएशन मार्केट की अनसर्टेनिटी के हिसाब से आप कह लो कि पता नहीं कर सकते, जिससे कहीं ना कहीं फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान फेस करना पड़ता है रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिस्क और रिलेटेड टू इनकम स्टेबिलिटी, राइट। लिमिटेड मार्केट असेस, मैंने अभी बोला कि बहुत सारे ऐसे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर भी हो सकते हैं जिनको मार्केट तक पहुंचने में ही बहुत दिक्कत हो सकती है, या फिर उनको बहुत सारी सेलिंग ऑप्शंस नहीं मिल पाती हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी उनकी जनरेट नहीं हो पाती। तो ये एक कारण उनकी मार्केटिंग करने में दिक्कत करता है। इसके अलावा इनएफिशिएंट वैल्यू चेन मतलब जिसके ज़रिए हम अपनी प्लेस में से लेकर मार्केट तक सामान पहुंचाते हैं। तो कहीं ना कहीं फ्रेगमेंटेड वैल्यू चेन या पुअर कोऑर्डिनेशन अमंग द स्टेक होल्डर लीड टू इनएफिशिएंसी। बहुत बार ऐसा होता है जब मिडिल मैन्स के बीच में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, या स्टेक होल्डर जितने भी होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन प्रॉपर ना होने की वजह से जो सामान टाइमली पहुंचना होता है वो देरी में पहुंचता है, और बहुत सारे नुकसान उससे फार्मर को फेस करने पड़ते हैं, और स्पेशली ये एग्रीकल्चर मार्केट का डिफेक्ट माना जाता है। इसके अलावा लैक ऑफ मार्केट इंटेलिजेंस, ऑब्वियसली बात है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मार्केट की इंटेलिजेंस हमें समझ में नहीं आती, क्योंकि बहुत सारी मार्केट एग्रीकल्चर जो मार्केट है वो लिटरेट
इलिटरेटेड कह सकते हो, जिसमें इंटेलिजेंसी नहीं है, वैसे पर्सन से भरी हुई है, जिसकी वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ता है। कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं? तो कहीं ना कहीं FPO लेकर मतलब हम प्रमोट कर सकते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को, जो इस काम में माहिर होती हैं और फार्मर से खुद ही उनका सामान लेकर बड़े अच्छे प्राइजेस पे फार्मर्स को बेनिफिट दिलवाकर उनके प्रोडक्ट को मार्केट में कह लो सेल करवा देती हैं। इसके अलावा एनहांस द मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, कोशिश करो जितना मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा उतना ही फार्मर को आगे जाकर फ़ायदा होने वाला है। जितना ज़्यादा स्टोरेज फैसिलिटी में हम इन्वेस्ट करेंगे, कोल्ड चेन फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, उतना ही मार्केट करना आसान हो जाएगा। मार्केट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, कुछ ऐसे सिस्टम्स को लेकर आओ जिसमें मार्केट की इन्फॉर्मेशन को जल्दी से जल्दी फार्मर तक पहुंचाया जा सके और हर किसी को पता चल सके उसके बारे में, जिससे मार्केट का डिफेक्ट रिमूव किया जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेकर आओ, मतलब इन सिंपल टर्म कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब एग्रीमेंट करवाइए फार्मर और एग्री बिजनेस के बीच में, ताकि प्राइजेस को स्टेबल रखा जा सके और मार्केट्स के साथ लिंकिंग की जा सके प्रॉपरली। प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम, कुछ ऐसे भी मैकेनिज्म्स लेकर आई हैं जिसमें प्राइजेस को स्टेबल रखने की कोशिश की जा सके, मतलब फ्यूचर मार्केट हो गया लेकर आओ, मतलब एग्रीकल्चर फ्यूचर मार्केट लेकर आओ, या क्रॉप इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड करिए फार्मर्स को, जिससे प्राइस वॉलेटिलिटी का इतना इफेक्ट मार्केट पे ना पड़े। वैल्यू एडिशन एंड प्रोसेसिंग, कुछ वैल्यू एडिशंस को प्रमोट करवाइए या कुछ प्रोसेसिंग करिए एक्टिविटीज़ के, जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को मतलब एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को वैल्यू दी जा सके, प्लस मार्केट अपॉर्चुनिटी को बढ़ाया जा सके, या फिर वेस्टेजेस को कम करने के लिए ये काम करना बहुत ज़रूरी होता है, जो मार्केट के एग्रीकल्चर मार्केट्स को बढ़ाने में मदद करता है। आई होप सो क्लियर है सारी चीज़ों के बारे में। अब इसमें टॉपिक है MSP क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो देखिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक प्राइस फ्लोर, जब हम एक गवर्नमेंट जब मिनिमम प्राइस सेट कर लेती है, मींस अ प्राइस फ्लोर सेट बाय द गवर्नमेंट टू एंश्योर दैट फार्मर रिसीव अ मिनिमम प्राइस फॉर देयर क्रॉप प्रोवाइडिंग द इनकम सिक्योरिटी। एक ऐसा फिक्स प्राइस जो गवर्नमेंट ने अपने फार्मर्स को मिनिमम प्राइस उनको मिल सके उनकी क्रॉप का, मींस मिनिमम एडवांटेज उनको मिल जाए उनकी क्रॉप से, इस पर्पज़ के लिए जो प्राइस सेट करती है गवर्नमेंट, दैट इज़ कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब ये क्यों होना चाहिए? क्योंकि इनकम सिक्योरिटी मिलती है फार्मर्स को। अब ये क्यों होना चाहिए? क्योंकि मिनिमम लेवल ऑफ रिटर्न प्रोवाइड हो जाता है क्रॉप से। कुछ ना कुछ रिस्क जो होते हैं प्राइस वॉलेटिलिटी के, वो कम हो जाते हैं। स्मॉल और मीडियम जो फार्मर होते हैं उनको सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे इस चीज़ की मदद से, और रूरल इकॉनमी को स्टेबलाइज करने में काम आता है। इसके अलावा क्यों नहीं होना चाहिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस? क्योंकि कहीं ना कहीं इससे मार्केट के जो फैक्टर्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉट यानी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, मींस इनएफिशिएंसीज भर जाती हैं। कहीं ना कहीं इससे सरप्लस क्रिएट हो जाते हैं, सरप्लस और स्टोरेज इश्यूज़ का फेस करना पड़ता है हमें। सरप्लस और स्टोरेज इशू मींस जितना ज़्यादा प्रॉफिट हम कमाना चाहते थे वो कमाना थोड़ा दिक्कत आ जाएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस की मदद से। मे लीड टू ओवर प्रोडक्शन, कुछ क्रॉप्स की ओवर प्रोडक्शन करवाई जा सकती है अगर हम एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस ले आते हैं तो। इसके अलावा सर्टेन क्रॉप्स ओवर द अदर, कुछ क्रॉप्स को किसी दूसरे क्रॉप से कंपेयर करके आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, मींस कहीं ना कहीं एक कह लो क्रॉप्स के बीच में भी फेवरिंग की जा सकती है, जो कि एक गलत बात है। इसके अलावा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस ले आते हैं, मींस मिनिमम तो हर एक गवर्नमेंट ने किसी ना किसी को देना ही है, जिससे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर उतना ही बढ़ता जाएगा। तो ये कारण है मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना या ना होने के, राइट। न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी क्या थी? देखिए न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी का मतलब है वो सारी गाइडलाइन, वो सारी स्ट्रेटजीज, वो सारी इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने या एग्रीकल्चर अथॉरिटीज़ ने एग्रीकल्चर सेक्टर के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी को ख़त्म करने के लिए या एड्रेस करने के लिए बनाई हुई है। ठीक है जी। अब इसके मेन फीचर्स ये हैं कि इसमें इंसेंटिव्स को लेकर आया गया है ताकि हाई वैल्यू क्रॉप्स को एक बेटर ऑप्शन दी जा सके। टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के बारे में सोचा गया है। मार्केट इंटीग्रेशन मींस कोशिश की जा रही है कि फार्मर्स को इंटीग्रेट किया जा सके उन मार्केट्स के साथ जहां पे फेयर प्राइसेस या मार्केट के असेस को बढ़ाया जा सके। सस्टेनेबल प्राइसेस मतलब एक तरीके से हम फोकस करते हैं सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर, जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज को जितना सेव कर सकते हैं या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को जितना बचा सकते हैं उतना बचाने की कोशिश की गई है एग्रीकल्चर पॉलिसी के द्वारा। रिस्क मैनेजमेंट, पॉलिसी के अंदर एक रिस्क मैनेजमेंट ऑप्शन रखी गई है जिसमें हम रिस्क मिटिगेशंस को रिस्क मिटिगेशन से रिलेटेड जो भी मेजर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाते हैं, जैसे कि क्रॉप इंश्योरेंस वगैरह हो गया या प्राइस स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म्स जो हैं उनको लेकर आया गया है इस पर्पज़ के अंदर। इसके अलावा वैल्यू एडिशन,
कोशिश की गई है जितनी वैल्यू एडिशन हो सकती है स्पेशली हाई वैल्यू क्रॉप्स के अंदर या सप्लाई चेन के अंदर, ताकि एग्रीकल्चर मार्केट तक आसानी हो सके, उसको प्रमोट करने की कोशिश की गई है एग्रीकल्चर पॉलिसी के द्वारा। इसके अलावा एग्रीकल्चर पॉलिसी के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स रखे गए हैं ताकि गवर्नेंस को मेंटेन रखा जा सके। इसके अलावा क्रेडिट अवेलेबिलिटी प्रॉपर प्रोवाइड की जा सके फार्मर्स को, ये एग्रीकल्चर पॉलिसी का मेन रोल है। और एग्रीकल्चर पॉलिसी में ज़्यादातर स्मॉल एग्रीकल्चरिस्ट को या स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को सपोर्ट देने की कोशिश की गई है थ्रू मैनी मनी मेकिंग इंसेंटिव्स के ज़रिए। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई अच्छे से आपको। अब न्यू एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्या थी, तो इसमें सबसे पहले आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड कोऑपरेटिव फार्मिंग। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब है जिसमें ऑनरशिप जो है वो फार्मर ही रिटेन करके रखेगा, और इतना नहीं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर भी फार्मर ही रिटेन करके रखेगा। बट जो कोऑपरेटिव फार्मिंग होती है ना, उसमें लैंड एंड प्रोडक्शन में बी ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय कॉर्पोरेशंस। बस इतना है कि जो ऑनरशिप का पर्पस है, जो मेन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर अगर हम बात करें तो वो अपना होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो तो भी वो अपने आप कर रहे हो, तो उसमें भी सारा ऑनरशिप आपके पास रहेगा। पर कोऑपरेटिव फार्मिंग में कॉर्पोरेशंस का रहेगा लैंड एंड प्रोडक्शन का जो भी ऑनरशिप होगा। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो एग्रीमेंट है उसमें फार्मर एंटर करते हैं एक एग्रीमेंट में विद बायर ताकि वो प्रोडक्शन कर सकें। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर हम कोशिश करते हैं कि हमारा फोकस होता है सस्टेनेबल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस को लेकर आना, ठीक है जी, बिना केमिकल का इस्तेमाल किए। और कोऑपरेटिव फार्मिंग में भी हम लार्ज स्केल फार्मिंग ऑपरेशंस यानी ऑपरेशंस को बढ़ा रहे होते हैं बाय कोऑपरेटिव्स की हेल्प से। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर जो फार्मर हैं वो ज़्यादातर इनपुट वो यूज़ करते हैं जो बायर्स ने प्रोवाइड करे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम कोशिश करते हैं कि हम सिंथेसाइज्ड इनपुट जो हैं या पेस्टिसाइड जो हैं इन सबको यूज़ ना करें, इन सब के बिना काम करें। और कोऑपरेटिव फार्मिंग में हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी या मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं अपने एग्रीकल्चर की एफिशिएंसी को बढ़ाए रखने के लिए। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो फार्मर और बायर मिलकर शेयर करते हैं क्योंकि दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो फार्मर है वो सारे रिस्क खुद एज्यूम कर और खुद बेनिफिट लेकर काम करते हैं क्योंकि सब कुछ उसका ही हो रहा होता है। और कोऑपरेटिव फार्मिंग के अंदर जो कोऑपरेटिव्स होते हैं जिनकी ऑनरशिप मतलब जिनके पास ऑनरशिप होती है वही ज़्यादातर फाइनेंशियल रिस्क और बेनिफिट लेते हैं। मार्केट असेस की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर प्रॉपर मार्केट असेस प्रोवाइड किया जाता है और प्राइस स्टेबिलिटी मिलती है फार्मर्स को। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर प्रीमियम प्राइस ऑफर किए जाते हैं स्पेशली, ठीक है जी। और कोऑपरेटिव्स के अंदर ज़्यादातर वर्टिकल इंटीग्रेशन या डायरेक्ट मार्केट असेस को प्रोवाइड किया जाता है। आई होप ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी इसमें इश्यूज़ हैं, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा, कोई इतना दिक्कत की बात नहीं है। जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उन्हीं में से आपका क्लियर अच्छे से हो जाएगा। ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, इस बार आने की संभावना है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्लानिंग पीरियड के अंदर क्या थी उसके रिलेटेड मैंने एक चार्ट प्रिपेयर कर दिया है आपके लिए जिसमें इजी रहेगा। तो मैं थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ कि जब फर्स्ट प्लान था तो वो एग्रीकल्चर प्लस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देता था, उसका मेन फोकस ये था। और उसमें रेलवे या स्टील वगैरह को बढ़ाया गया है और बजट का 4.9% उन्होंने टोटल बजट का 4.9% ही सिर्फ इस फील्ड में लगाया था। इसके अलावा इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमें सिर्फ 2.4 देखने को मिली है, ज़्यादा उसमें ग्रो नहीं हुआ। पहला प्लान सिर्फ इतना सा काम करके गया है। उसके अलावा सेकंड प्लान के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी महालुमिनस मॉडल को बढ़ाया गया जिसमें हैवी इंडस्ट्री जैसे कि स्टील और मशीनरी टूल वगैरह को बढ़ाने की कोशिश की गई है। और क्यों इसमें ज़्यादा काम हुआ है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की कोशिश की गई है और टोटल प्लान का 20% इसमें लगाया गया जिसकी वजह से ग्रोथ में भी हमें 7% मुनाफा हुआ है, ठीक है जी। और इसमें ज़्यादातर आपको की इनिशिएटिव क्या देखने को मिले, जो सील और बहल और HMT कंपनीज़ हैं वो सेटअप की गई हैं इन्हीं प्लान के दौरान। इसके अलावा जो थर्ड प्लान था वो उसमें हमने इंडस्ट्रीज़ की सेल्फ रिलायंस को बढ़ाने की कोशिश की है, ठीक है। प्रोडक्शन में सेल्फ रिलायंस इंक्रीज करने की कोशिश की है। और स्पेशली इसमें कौन कौन से इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस हुआ है थर्ड के अंदर, एक तो स्टील तो वही रहेगा और साथ में ऑयल रिफाइनरी को इंक्रीज किया गया है और 21% टोटल बजट का इसमें लगाया गया। इसी वजह से जो ग्रोथ है वो भी आपको 7.5% देखने को मिली है, ठीक है जी। फिर उसके बाद एक आया एनुअल प्लान। एनुअल प्लान ने थोड़ी स्टेबिलिटी रखने की कोशिश की थी वॉर के दौरान, क्योंकि उस समय वॉर सिचुएशन आ गई थी चाइना इंडिया और इंडिया पाक के बीच में।
जिसकी वजह से स्टेबलाइजेशन करनी ज़रूरी थी और ड्रॉट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ज़रूरी था। तो ये फोकस रहा और उस समय जो सबसे ज़्यादा हमने इंडस्ट्रीज़ पे फोकस किया वो करा टेक्सटाइल्स के ऊपर, जूट के ऊपर और बेसिक मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। और इसी वजह से जो हमारा एवरेज देखने को मिला हमें ग्रोथ के अंदर वो सिर्फ 3% था, क्योंकि वॉर की स्टेबिलिटी कर रहे थे तो ग्रोथ इतनी हुई नहीं थी हमारी। फिर उसके बाद फोर्थ प्लान ने आकर कहीं ना कहीं रीजनल बैलेंस और सेल्फ रिलायंस को मेंटेन करने की कोशिश करी और फर्टिलाइजर्स और सीमेंट कंपनी को बढ़ाया, जिसकी वजह से 5% ग्रोथ हमें उसमें भी देखने को मिली है। और क्योंकि वहाँ बैंक नेशनलाइज हो चुके थे तो बैंक ने भी हमारी मदद करी थी इस एरिया के अंदर, स्पेशली फोर्थ प्लान की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। फिफ्थ प्लान के दौरान गरीबी हटाओ मतलब पॉवर्टी हटाओ के ऊपर ध्यान दिया गया था और रेलवे और पावर फर्टिलाइजर्स को बढ़ाया गया था, ताकि इससे क्या हो सके, ग्रोथ जो है वो मेंटेन रह सके। इसलिए 5% ग्रोथ मेंटेन रही थी और कोशिश की गई थी कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करके उसको बढ़ाया जा सके। उसके अलावा फिर से एक प्रॉब्लम आई थी, फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे 1979 और 80 के बीच में, जिसके लिए एनुअल प्लान आया था क्राइसिस मैनेजमेंट करने के लिए। और कहीं ना कहीं इसका मेन फोकस क्या था कि मेंटेन करना है क्राइसिस को, जिसकी वजह से ग्रोथ तो देखने को ही नहीं मिली थी, सिर्फ 1% ग्रोथ हुई थी हमारी। और कोशिश की जा रही थी कि स्टॉप गैप जो है, मतलब एक कह लो स्टॉप गैप ईयर था, मतलब कुछ इनिशिएटिव इसमें नहीं किए गए थे। सिक्स्थ प्लान के अंदर रिवाइवल प्लस मॉडर्नाइजेशन, कोशिश की गई थी कि मॉडर्न हुआ जाए थोड़ा सा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में ध्यान दिया गया था, सॉफ्टवेयर फैसिलिटीज़ में आगे गए थे हम। तो कहीं ना कहीं क्राइसिस के बाद टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस किया गया, जिसकी वजह से अब टेक्नोलॉजी पे फोकस करोगे तो बजट भी ज़्यादा लगेगा, तो 25% बजट इसमें लगाया गया था और 6% ग्रोथ हमें देखने को मिली थी, जिसकी वजह से ही सॉफ्टवेयर टेक पार्क यानी सॉफ्टवेयर टेक कंपनीज में काफ़ी विकास हुआ था इस एरिया के अंदर। सेवंथ प्लान ने भी टेक ड्राइवन के ऊपर फोकस किया और बहुत सारे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज और एविएशन इंडस्ट्रीज को ओपन किया गया था और सिमिलरली 25% कंट्रीब्यूशन की वजह से इसमें ग्रोथ और बढ़ गई थी और 8% ग्रोथ हमें देखने को मिली थी। तो क्राइसिस के बाद टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज और केमिकल इंडस्ट्रीज प्लस टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में ग्रोथ देखने को मिली थी, प्लस 6% से लेकर 8% के बीच में हमें ग्रोथ मिल गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ था, दोबारा से एनुअल प्लान लेकर आए गए थे इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए और लिबरलाइजेशन स्कीम्स को लेकर आने के लिए। तो एलपीजी के पहले ही ये काम हुआ था, तो एलपीजी के दौरान कोई प्लान नहीं आया था, तो इसीलिए एलपीजी में स्टेबलाइज करने के लिए, मींस इस सिचुएशन को लेकर आने के लिए, इकोनॉमी स्टेबलाइज करने के लिए हमने सिर्फ इन्वेस्टमेंट की गई थी जो कि ग्रोथ मेंटेन करने के लिए थी, पर ग्रोथ हुई नहीं थी। तो ये एक एरिया है जिसमें आपको ध्यान रखना है। फिर एट्थ प्लान फाइनली एलपीवी रिफॉर्म्स को लेकर आया था और उसमें आप सारी चीज़ें बता सकते हो कि क्या क्या चीज़ें आई थी, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और उसका क्या इफेक्ट पड़ा था, वो आप सबको पता है। उसके बाद 1997 और 2002 के अंदर ग्रोथ और बूस्टिंग को और ज़्यादा इंक्रीज किया गया था विद दी हेल्प ऑफ पावर सेक्टर पे ध्यान देकर और SEZ जोन्स को बढ़ाकर। और 20% प्लान इसमें जो 20% जो खर्चा था वो इसमें टोटल बजट का लगाया गया, ताकि ग्रोथ को मेंटेन रखा जा सके। मेंटेन क्यों मैंने बोला है, क्योंकि एलपीजी रिफॉर्म्स की वजह से नो डाउट हमारी ग्रोथ हुई थी, पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलने की वजह से ग्रोथ में काफ़ी इंक्रीज नहीं हो पाया था। ठीक है जी। 10th प्लान ने हमें ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को हैंडल करने के लिए बोला, जिसमें फार्मा और बायोटेक इंडस्ट्रीज को बढ़ाया गया था और टोटल प्लान का 23% उसमें लगाकर हमने SEZ एक्ट और IT एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करा और 9% ग्रोथ इसमें हासिल करी, जो कि सबसे ज़्यादा बड़ी ग्रोथ है अभी तक के इंडिया के 5 ट्रेंड्स के बीच में। ठीक है जी। फिर 11th प्लान के अंदर फाइनली हमने इनोवेशंस और रूरल ग्रोथ को और ज़्यादा बढ़ाया और MSME जैसी चीज़ों को इस्टेब्लिश करा था, फूड प्रोसेसिंग पे ध्यान दिया था और प्लस 8.5% ग्रोथ इसमें हासिल करके नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को स्टार्ट किया था। एंड 12th प्लान ने फाइनली मैन्युफैक्चरिंग का टारगेट रख दिया कि GDP का 25% मैन्युफैक्चरिंग से ही आएगा, जिसकी वजह से उन्होंने रेन्यूएबल, कॉमर्स और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे ज़्यादा ध्यान दिया और अपना 24% एक्सपेंडिचर उसमें लगाया, प्लस मेक इन इंडिया के कंसेप्ट्स को आगे लेकर गए और फाइनली उसके बाद प्लान्स को ख़त्म करके नीति आयोग को लेकर आया गया, राइट। अब उसके बाद इंडस्ट्री डेवलपमेंट करी तो गई थी, पर क्या प्रॉब्लम्स के साथ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम आई सबसे पहले, पावर, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम आती रही, प्लस उसके साथ कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, क्योंकि आप जब इंडस्ट्री ग्रो कर रहे थे तो बहुत सारी कॉस्ट और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी से आपको फेस करना पड़ता था सारी चीज़ों को।
इसके अलावा कोई स्किल्ड फोर्स नहीं थी उस समय, किसी को पता नहीं था कि इंडस्ट्री कैसे चलती है, ये वो चीज़ों के बारे में। प्लस अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंज भी बहुत बड़ा था, क्योंकि कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी, क्योंकि लोगों को काम करना नहीं आ रहा था तो उनको रखना नहीं चाहिए, मतलब उनको रखा नहीं जा रहा था। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट थे जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी। ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि उस समय कुछ ज़्यादा कोई गवर्नमेंट स्ट्रक्चर था नहीं इतना मेंटेन, तो उसकी वजह से रेड टेपिज्म बढ़ता जा रहा था। टैक्सेशन कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी थी कहीं ना कहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा इंडस्ट्रीज बढ़ रही थी उतना टैक्सेशन लेने के लिए सरकार भी अपने कुछ ना कुछ नए लॉ लेकर आ रही थी, जिसको कॉम्प्लेक्स नेचर बोला जाता है। और इसके अलावा यूथ डिसकंटेंट, मतलब यू कैन से डिसकंटेंट अमंग द यूथ ड्यू टू लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी इतनी थी नहीं, ग्रोथ कभी होती थी और कभी क्राइसिस मैनेजमेंट की वजह से प्रॉब्लम आ जाती थी, तो कहीं ना कहीं अंडर एम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिल रही थी। मीन्स एम्प्लॉयमेंट भी नहीं थी, मतलब प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पा रही थी। और यूथ के ऊपर यही एक प्रॉब्लम आ रही थी कि वो इस चीज़ से डिसकंटेक्ट कर रहे थे, यानी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो ये भी एक प्रॉब्लम आ रही थी कि यूथ अपना अच्छे से उस चीज़ को दे ही नहीं पा रहे थे, तो इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पा रही थी। अब उसके अलावा गवर्नमेंट ने इस चीज़ में क्या किया, तो गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। गवर्नमेंट ने थोड़ा सा अपने रिफॉर्म्स को आसान बना दिया, रेगुलेशंस को हटा दिया कुछ, और अप्रूवल को बढ़ा दिया। कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लेकर आए गए, जिसमें जो स्किल रिक्वायरमेंट जितनी चाहिए उसको बढ़ाने के लिए लोग वर्कर्स को उस चीज़ का योगदान दिया। फिर एमएसएमई सपोर्ट बढ़ाया गया, मीन स्टार्टअप्स को स्टार्ट किया गया, और उसके लिए बहुत सारी मुद्रा योजना ओपन की गई। फिर टैक्स रिफॉर्म्स भी लेकर आए गए, जैसे कि सारे टैक्स को हटाकर बाद में जीएसटी भी आ गया था इंडस्ट्री डेवलपमेंट्स को देखते हुए। इसके अलावा डी लाइसेंसिंग भी की गई है बहुत सारे सेक्टर्स की, जिससे इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज़ किया गया था। फिर उसके बाद पॉलिसी भी कुछ ऐसी लेकर आई गई थी जिससे मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स को बढ़ाया जा सके, मींस इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग की जा सके। और देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ध्यान देते हुए भी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए स्कीम्स को भी ओपन कर दिया। फाइनली उसके बाद आते हैं कॉटेज एंड एसएसआई इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। अब कॉटेज की इंडस्ट्री क्या है, टिपिकली ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल फैमिली, ज़्यादातर इंडिविजुअल फैमिली हैंडल करती है, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को भी इंडिविजुअल्स हैंडल करते हैं, लेकिन फैमिलीज़ वगैरह नहीं हैंडल करते, उसमें पार्टनरशिप्स या कोऑपरेटिव्स बने होते हैं। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का जो स्केल ऑफ ऑपरेशन होता है वो ट्रेडिशनल मेथड होता है, और जबकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ज़्यादातर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रही होती है। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का फोकस हैंडमेड गुड्स के ऊपर होता है, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के ऊपर ध्यान देती है, जैसे जो भी मशीनरी के ज़रिए बनते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री ज़्यादातर मिनिमम कैपिटल के साथ चल रही होती है, लेकिन उससे थोड़ी सी हाई कैपिटल के ऊपर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में पैसा लगता है। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में हम जो प्रोडक्ट सेल करते हैं वो ज़्यादातर लोकल या निच मार्केट्स में करते हैं, जबकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थोड़े बड़े एरिया में चली जाती है, जो कि लार्ज में तो नहीं कवर होती, पर एक मीडियम लेवल पे उसको काम, मतलब उसकी मार्केट फिर भी बन जाती है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनके पास फाइनेंस की प्रॉब्लम रहती है, क्रेडिट उनको प्रॉपर नहीं मिल पा रहा होता, टेक्नोलॉजी भी इतनी ऑब्सोलेट हो चुकी होती है, मीन्स वो नई टेक्नोलॉजी तो ले नहीं पाते ड्यू टू फाइनेंस, तो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनका इतना बढ़िया नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाती है। इसके अलावा बहुत सारे मार्केट कॉम्पिटिशन्स की वजह से भी उनको काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। इवन कुछ स्किल्ड लेबर ना होने की वजह से भी एक प्रॉब्लम बन जाती है किस चीज़ के अंदर, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के अंदर, कि हम उनको ग्रो नहीं कर पाते। इसके बाद आते हैं रेमेडियल मेजर, क्या किया है इसके बाद, मतलब क्या फोकस रहा हमारा इन इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाने का। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई किया गया, यानी हमने एसएसआई को इंकरेज करा कि वो अपने प्रोडक्ट रेंज को जितना ज़्यादा बढ़ा सकती है उतना बढ़ा दे, ताकि मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगी इसकी वजह से। इसके अलावा क्रेडिट की फैसिलिटी को उनको दिया गया, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कहा गया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को आप इस तरीके से क्रेडिट प्रोवाइड करिए जिससे उनको ग्रोथ करने में आसान हो जाएगा। कुछ रेगुलेटरी सपोर्ट भी उनको दिए गए, मतलब कह लो कि हमने कंप्लायंस कॉस्ट को कम कर दिया, या रेगुलेटरी चीज़ों को लेकर आए गए। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट, कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी दिए गए हैं मतलब स्किल्स इंक्रीज़ करने के लिए, किनकी, ऑफकोर्स हमारे वर्कर्स की स्किल्स को इंक्रीज़ करने के लिए। कुछ टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करवाया गया इस तरीके से कि जिसमें यू कैन से कि प्रोडक्टिविटी को एनहांस किया जा सके। देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर भी ध्यान दिया गया, ताकि कहीं ना कहीं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं मिल रहा था, तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की जाएगी
तो उनको भी जल्दी से इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट मिलेगा, राइट। तो ये सब चीज़ें कर कर कहीं ना कहीं इनोवेशन या एंटरप्रेन्योरशिप में भी उन्होंने ध्यान दिया था। मतलब इन सिंपल टर्म, इनोवेशन कर कर या एंटरप्रेन्योरशिप कर कर भी एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया गया है स्टार्टअप्स को, जिससे वो अपने स्टार्टअप्स को आगे लेकर जा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा है शार्क टैंक में बहुत सारे स्टार्टअप्स आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्यों आते हैं, इन्हीं वजह से आते हैं, ताकि उनको जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स लेकर उन चीज़ों को ठीक किया जा सके, राइट। अब गवर्नमेंट ने क्या किया था, तो गवर्नमेंट ने MSME एक्ट 2006 ओपन कर दिया सबसे पहले तो, यू नो ऑल वेरी वेल, जिसमें लीगल रिकॉग्निशन या क्लियर क्लैरिफिकेशन की जाती है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में किसको माना जाएगा और किसको नहीं माना जाएगा। फिर उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, एक सिंपल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सेटअप किया गया जिसमें MSME को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए बोला गया है, बहुत सारे बेनिफिट लेने के लिए। फिर क्रेडिट गारंटी स्कीम आई है, जिसमें सिक्योरिटी दिए बगैर आप लोन ले सकते हो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। फिर प्राइम मिनिस्ट्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम भी आया, जिसमें बहुत सारी सब्सिडरीज दी जाएंगी या दी जाती हैं माइक्रो एंटरप्राइजेस को अपने काम को करने के लिए, स्पेशली रूरल पर्पस के अंदर। फिर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी आए थे, जिसमें इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स को ज़्यादातर ध्यान में रखते हुए बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को फॉर्मेशन करने में मदद मिल रही है। फिर एक सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया स्टार्ट किया गया था, सिर्फ स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को फाइनेंशियल असिस्टेंस और इक्विटी सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। एंड देन फाइनली पब्लिक प्रिक्योरमेंट पॉलिसी भी आई थी, जिसमें 25% जो गवर्नमेंट की परचेज है उसको MSME के लिए रिजर्व रखा गया, विद 4% ऑफ SC और ST और 3% फॉर द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। यानी इसमें जब गवर्नमेंट आपकी चीज़ों को खरीद लेती है तो एक पक्का एश्योरिटी मिल जाती है कि वो आपकी चीज़ों को, मतलब उससे आपको बेनिफिट तो होगा ही होगा, यानी उतने % तो आपको फिक्स्ड है कि रिटर्न मिलने ही वाला है। ठीक है जी, तो आई होप ये सब चीज़ें क्लियर हो गई अब आपको। चलिए